Welcome you dear viewers of the educators. Hope that you all are fine and doing well. And we welcome you to a new lecture on monetary policy. आज अपने इस लेक्चर की मदद से हम ये जानेंगे कि what is monetary policy and what are the objectives of monetary policy. कहा जाता है कि monetary policy has gained a lot of importance in the recent years and has been considered as an integral part of the economic policies. तो जानते हैं कि ऐसा क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि वो इतने इंटीग्रल हिस्सा बन गया है. मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ बीन इंटरप्रेटेड इनटू टू सेंसेस. इन द नैरो सेंस it has been considered that the policy that has been used by the banks and the governments while to manage the monetary and the credit supply, and it includes all the steps that has been taken to regulate and control the interest rates. Similarly, when you are talking about the broader sense of the monetary policy, the same thing applies to the thing that government or banking authorities ने किस तरह से they manage to control the money and credit supply, including all these steps that has been taken to regulate the credit and interest rates in the market, along with the non-monetary measures to control the monetary environment of the country or the economy. तो हम बात करते हैं व्हाट आर द नॉन मॉनेटरी मेजर्स कि जिनको हम साथ में लेते हैं मॉनेटरी मेजर्स के. दे कैन बी प्राइस एंड वेज कंट्रोल, दे कैन बी यू कैन से बजटरी ऑपरेशंस. इनका भी इनडायरेक्टली जो एक मॉनेटरी क्लाइमेट होता है किसी भी इकोनॉमी का, उस पर एक फ़र्क पड़ता है. सो मॉनेटरी पॉलिसी को अगर हम बात करें व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो वी कैन से दैट monetary policy is a policy that has been framed by the government of any country with the consultation of central government and generally through the agency of the latter. और ये क्या करती है? It manages to control and regulate the monetary and credit operations by controlling the interest and other factors, interest rates, to achieve the various objectives in an economy. अभी हम लोग आगे बात करेंगे इस वीडियो में कि ये objectives क्या होते हैं. इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि ये कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके लिए मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया जाता है. बट मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी इकोनॉमिस्ट के लिए, किसी भी एनालिस्ट के लिए, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, ताकि क्योंकि उनको यहाँ से अंदाज़ा मिलता है कि अब उनको आगे क्या करना है. बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी हमारी इकोनॉमी में एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स किए जाएंगे, किस तरह से कंजम्पशंस होंगे. तो ये एक पूरा एक जो हमारे सामने एक फाइनेंशियल इन्वायरमेंट होता है उसको बहुत हद तक ये मॉनेटरी पॉलिसी इफ़ेक्ट करती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए, इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए जानकारी हासिल करना कि क्या चेंजेस एक्चुअली आए हैं मॉनेटरी पॉलिसी में. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ monetary policy? The first objective of monetary policy is neutrality of money. This objective of neutrality of money was first suggested by Wicksteed, and later it was supported by Hayek and Robertson. इनका कहना ये था, ये न्यूट्रलिस्ट कहलाए, ये लोग न्यूट्रलिस्ट कहलाए. इनका ये कहना था कि अगर मनी न्यूट्रल नहीं होगी तो दैट विल बी द रियल विलन इन एन इकोनॉमी. एक्सपोनेंट्स ऑफ द न्यूट्रल मनी होल्ड्स ऑफ द व्यू that monetary changes are the root cause of all the economic fluctuations in a particular country or an economy. मतलब उनका कहना ये था अगर मनी न्यूट्रल नहीं होगी तो सारे फ्लक्चुएशंस आना शुरू हो जाएंगे. और ये भी उनका ये मानना था कि अगर मनी न्यूट्रल हो जाएगी तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन में चेंजेस नहीं आएंगे, डिमांड एंड सप्लाई काफ़ी हद तक इक्वेट कर जाएगी. क्योंकि इनका ये कहना था कि नॉन न्यूट्रल मनी ही इन सब चीज़ों के कॉजेज़ है कि दैट विल क्रिएट एन इम्बैलेंसेस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ऑल जो भी चीज़ें आपस में एक दूसरे से लिंक्ड अप हैं, उनमें ये चेंजेस नॉन न्यूट्रल मनी की वजह से आते हैं. अब इन लोगों का ये मानना था कि अगर किसी तरीके से ये मनी सप्लाई को हम कंट्रोल कर लेते हैं और ये न्यूट्रल मनी का कंसेप्ट को हम अचीव कर लेते हैं, देन एक परफेक्ट स्टेबिलिटी आ जाएगी इकोनॉमी में एज इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन. इनका ये कहना था कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन काफ़ी हद तक न्यूट्रल मनी की मदद से हम लोग कंट्रोल
कर सकते हैं। न्यूट्रल मनी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमने ये बात कही कि इससे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो फ्लक्चुएशंस आते हैं जिनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनके बारे में हमने और भी वीडियोज़ में बात की है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो बातें हैं। तो मेन चीज़, जो मेन फोकस था, वॉज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशनरी एंड द डिफ्लेशनरी कंडीशंस इन एन इकोनॉमी। उसके बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर इन्फ्लेशन हो जाता है या डिफ्लेशन हो जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एक्सपेंशनरी मेजर्स और द कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर्स यू कैन कंट्रोल द इन्फ्लेशन एज वेल एज डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनल पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाता है। सिमिलरली डिफ्लेशन को हमें वापस नॉर्मल इकोनॉमी की तरफ लाने में एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कहा जा सकता है न्यूट्रलिटी ऑफ मनी के कंटेक्स्ट में कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज़ टू कंट्रोल द इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज इन एन इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ द कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसीज़ वाइल टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, और यू कैन से to eliminate the problem of unemployment, expansionary monetary policies can be taken into consideration. Objective of monetary policy is to attain a exchange rate stabilization. आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, आने वाली वीडियोज़ में, कि किस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिसइक्विलिब्रियम को सही किया जाता है, किस तरह से जो भी अनस्टेबिलिटीज़ इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसको सही करते हैं। लेकिन अभी हम ये फ़िलहाल जान लेते हैं इन शॉर्ट के जो फिस्कल अथॉरिटीज़ हैं, यूजिंग द फिस्कल अथॉरिटी, तो सेंट्रल बैंक जो होता है किसी भी देश का, वो रेगुलेट कर सकता है जो भी मार्केट में दो करेंसीज़ का एक्सचेंज रेट है। एक्सचेंज रेट बेसिकली, अगर हम बहुत शॉर्ट में बात करें, आने वाली वीडियोज़ में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एक्सचेंज रेट। इन शॉर्ट हम बात कर लेते हैं। एक्सचेंज रेट एक तरह का प्राइस होता है जो कि हम दूसरी कंट्री करेंसी को हासिल करने के लिए देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन रुपी एंड the dollar, for example, if the exchange rate of $1 is equals to 70 rupees, means if you want to take $1, अगर आपको $1 चाहिए है, then you have to pay 70 rupees. So the price of one currency in terms of the currency of another country is known as exchange rate. तो ये exchange rate में बदलाव कैसे आता है, इसके बारे में बहुत डिटेल्स हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मार्केट से भी आता है और फिक्स एक्सचेंज रेट मार्केट से भी आता है। अगर हम ये बात करें तो इन शॉर्ट, अगर हम यहाँ बात करें तो डिमांड सप्लाई, मतलब अगर किसी देश की करेंसी की डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डिमांड, जैसे कि हम एग्जांपल लें, रूल ऑफ डिमांड में क्या होता था, लॉ ऑफ डिमांड में, कि अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती थी उसके प्राइसेस बढ़ जाते थे। सेम उसी तरीके से अगर कभी डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो यू कैन से दैट द एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर विल इंक्रीज इफ़ द डिमांड फॉर द डॉलर्स विल राइज। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड, बिल्कुल सेम लॉ ऑफ डिमांड की तरह से हम एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सचेंज रेट को प्राइस मान लिया है। इसी तरह से कि अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इन द सेम वे, अगर डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर के प्राइस, और यू कैन से द एक्सचेंज रेट इन द फॉरेन मार्केट्स विल राइज इन द एक्सचेंज मार्केट, द डॉलर के एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। तो सेंट्रल बैंक जो है वो इन करेंसीज़ को, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, और उसकी मदद से बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम भी अटेन हो जाता है और साथ ही साथ एक्सचेंज रेट का स्टेबलाइजेशन भी अचीव हो जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। क्या होता है ये फुल एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। आपको ऊपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आई सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, यू कैन गो थ्रू दैट। लेकिन हम उसको, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है, नाम लगता है कि सबको रोज़गार मिल गया, फुल एम्प्लॉयमेंट सबको, लेकिन नहीं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता है दैट एवरी रिसोर्स इन एन इकोनॉमी एंड एवरी इंडिविजुअल इन एन इकोनॉमी इज़ एम्प्लॉयड और डूइंग अ सर्टेन काइंड ऑफ वर्क। ये नहीं होता, बल्कि फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स दोज इंडिविजुअल्स हु आर एबल बॉडीड एंड आर विलिंग टू वर्क एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट। अगर उनको नौकरी मिलती है, उनको जॉब मिलती है, उनको काम मिलता है, देन इट इज़ नोन एज फुल एम्प्लॉयड इकोनॉमी। या रिसोर्सेज अपनी फुलर कैपेसिटी पे एक मशीन है जो कि 10,000 यूनिट्स बना सकती है, अगर वो 10,000 यूनिट्स बना रही, देन इट इज़ नोन एज फुल्ली एम्प्लॉयड मशीन और रिसोर्स। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि अगर देश में डिफ्लेशनरी कंडीशंस हैं, देश का जो किसी भी इकोनॉमी का जो एक यू कैन से फाइनेंशियल इन्वायरमेंट है, वो बहुत ही डिफ्लेशनरी कंडीशन से गुजर रहा है, बहुत ही यू कैन से द नेगेटिव वाइब्स के तरफ जा रहा है। मतलब वहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं,
फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, आउटपुट नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर कंजम्पशन प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, लोगों की जॉब जाना शुरू हो जाती है भाई। बट ऑब्वियस अगर इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं होंगे तो हाउ द फर्म्स विल ऑपरेट, प्रोडक्शन नहीं होगा, आउटपुट नहीं होगा, डिमांड नहीं होगी, तो प्रॉब्लम्स वहाँ से शुरू होती हैं कि वहाँ पे लोगों के पास जॉब्स जाने लगती हैं। तो इन दैट केस वहाँ पे अगर मॉनेटरी पॉलिसीज़ को फेवरेबल कंडीशंस दी जाएं, अगर वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी को हम एक्सपेंशनरी टाइप का बना दें, अगर वहाँ पे ऐसी मॉनेटरी पॉलिसीज़ का इंट्रोडक्शन किया जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करके, लोन्स को बढ़ा के, ताकि प्रोड्यूसर्स को एक मोटिवेशनल फैक्टर मिले कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। सो if they will be motivated with the help of a decreased investment, or you can say the expansionary monetary policies, then they will try to invest more and more into their businesses, and once the businesses will boom, they will generate employment। और उससे फिर जो इकोनॉमी में एक नेगेटिव वाइब्स थी कि रोज़गार नहीं है और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है, लोगों की इनकम कम है, तो ये सारी नेगेटिव वाइब्स विल फिनिश ऑफ, ये सब कम होने लगेंगी, एंड द इकोनॉमी विल बी ऑन द ट्रैक। मोर और लेस धीरे धीरे करके चीज़ें संभलने लगेंगी। तो विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यू कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। सो द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज़ टू अचीव द इकोनॉमिक ग्रोथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट वी हैव टू क्लियर इन आवर माइंड व्हाट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ कंटिन्यूअल राइज इन द रियल नेशनल इनकम ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लगातार रियल नेशनल इनकम अगर देश की बढ़ती रहेगी तो दैट इज़ नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका एक प्रोसेस को हम अगर बहुत शॉर्ट में समझें तो किसी भी इकोनॉमी में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। इट कैन बी मैन मेड, इट कैन बी अ ह्यूमन रिसोर्स, और इट कैन बी द मैन मेड रिसोर्सेज, यू कैन से द मशीनरी एंड ऑल। देयर आर लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल। किसी भी इकोनॉमी में बहुत तरह के रिसोर्सेज हमारे सामने मौजूद होते हैं, बट दे आर नॉट मोबिलाइज्ड समटाइम्स। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई इकोनॉमी डेवलपिंग स्टेज में है, अंडर डेवलप्ड स्टेज में है, तो सम रिसोर्सेज रिमेन अनमोबिलाइज्ड। से फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, इसको अप्लाई मत कर दीजिएगा हर जगह पे, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक माइन है, माइन में 2000 फीट की गहराई पे अगर हम चले जाएं तो हमें वहाँ पे गोल्ड रिजर्व्स मिल जाएंगी 2000 फीट की, बट हमारे पास इतने रिसोर्सेज अभी नहीं हैं, हमारे पास वो जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं माइनिंग के लिए वो नहीं है। अगर इतनी या उतने रिसोर्सेज हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, लोग हैं हमारे पास बट हमें उनको देने के लिए पैसे नहीं हैं, हमारे पास वो इक्विपमेंट्स ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, तो हम उस 2000 फीट की माइन में डिगिंग नहीं कर सकते, तो हमारे हाथ में वो सोना नहीं लग सकता। लेकिन अगर हमारे पास पैसे आ जाएं कि हम वो रिसोर्सेज, वो मैन मेड मशीनरी, वो चीज़ें ले आए कि जिनसे डिगिंग की जाती है, माइनिंग की जाती है, और लोग जो हमारे पास आइडियली घरों में बैठे हुए थे उनको देने के लिए भी हमारे पास पैसे आ जाएं, तो हमें कोई परेशानी नहीं। हमारे पास दोनों चीज़ें, माइन तो है ही हमारे पास, अब लोग भी हो गए क्योंकि हम उनको पैसे दे रहे हैं, वी आर पेइंग देम। सिमिलरली वी हैव द रिसोर्सेज, हमारे पास वो मशीन्स वगैरह भी आ गई जिनसे हम माइनिंग कर सकते हैं, डिगिंग कर सकते हैं ज़मीन में। तो अब हम 2000 फीट की गहराई जब हम डिग करके जाएंगे, माइन करके जाएंगे, तो वहाँ पे हमें सोने के रिजर्व्स मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से किसी भी इकोनॉमी में बहुत सारे अनयूटिलाइज रिसोर्सेज मिलते हैं, मौजूद होते हैं, बट दे बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ दोज मॉनेटरी रिसोर्सेज दे रिमेन अनमोबिलाइज्ड। सो मनी एंड मॉनेटरी रिसोर्सेज एक्ट एज अ मोबिलाइजर टू देम। वो उन चीज़ों को मोबिलाइज करते हैं, उन रिसोर्सेज को, जिससे कि देश में ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रोल है? मॉनेटरी पॉलिसी क्योंकि मनी और क्रेडिट को कंट्रोल कर रही है, तो ये उन रिसोर्सेज को आप तक के पहुंचाने में एक मोबिलाइजिंग एजेंट का ही काम करती है, और इसकी मदद से आप एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव विदाउट द सपोर्ट एंड द बैकअप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अचीव नहीं हो सकता। तो यहाँ तक कि हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करी, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं अलग अलग बुक्स में, अलग अलग जगह पे, बट इनको मेन ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है और इनको ही हम लोग बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना, और अगर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की बात जब करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट दी व्हाट इज़ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज़ एंड व्हाट आर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसीज़। और अगर आपको कोई डाउट हो इस लेक्चर में तो यू आर फ्री टू आस्क। टिल देन, टेक केयर।
थैंक यू।